ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये टॉपिक था ना, ठीक है। इंटेस्टाइन तो सब जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहीं भी अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आई, रुकावट आई, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, सब स्मॉल टॉपिक है, मतलब टॉपिक तो बड़ा है बट सरल है, सब दिक्कत आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मींस ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पाथवे दैट प्रिवेंट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब हमको पता है माउथ से स्टार्ट हुआ, एनल में खत्म हुआ, हमारे इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है ड्यूडेनम से। तो जो भी है स्मूथ मसल का प्रोपल्सिव जो मूवमेंट होता है, उसकी वजह से फूड आगे जाता है ड्यूडेनम से लेकर एनल कैनाल तक अपना एब्जॉर्प्शन लेते हुए। इसमें कहीं रुकावट आई, जैसा भी वो एक्सटर्नल इंटरनल आगे पढ़ेंगे, दैट इज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज significant or mechanical blockage of intestine that occur when food or stool cannot move through the intestine. सेम चीज है। इट में भी कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट मतलब कहीं कुछ आगे जा ही नहीं रहा, पार्शियल मतलब कुछ अमाउंट में कुछ फ्लूइड या कंटेंट आगे जा रहा है बट उतना अमाउंट नहीं जा रहा है, बाकी सब ब्लॉकेज हो जा रहा है। अब पहले अगला आता है क्लासिफिकेशन। 4 क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू इटियोपैथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन, टाइप ऑब्स्ट्रक्शन, साइट ऑब्स्ट्रक्शन एंड टाइम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। हम अलग अलग सारे हाँ सर, ठीक है, ये सारे देखते हैं। पहले एटियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी, डायनेमिक एंड एडायनेमिक। डायनेमिक वर्ड आप सबको समझ में आता है, लिटरली मीनिंग क्या है इसको, मतलब कुछ वर्क कर रहा है। एडायनेमिक मतलब कुछ वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक वेयर पेरिस्टाल्सिस इज वर्किंग अगेंस्ट ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कहीं इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग रूम में बैठे हुए हैं, सिंगल दरवाजा है, वहां सबको धीरे धीरे आगे क्या आपको बाहर करना है, लेकिन अचानक से भीड़ भगदड़ मच गई, एक साथ जाएंगे नहीं हो पाएगा, आपको धक्का मारना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उस टाइप से समझ लो, ठीक है। एडायनेमिक मतलब टू फॉर्म में, वेयर इज पैरालिसिस पेरिस्टाल्सिस में बी एब्सेंट occurring secondary through neuromuscular failure in the mesentery, where peristalsis may be present in non-propulsive form. मतलब कि कोई भी रीजन हो, आगे पढ़ेंगे, जिसमें मसल काम नहीं कर रही है। एडायनेमिक में आपका स्मूथ मसल जो है गट का, जो प्रॉक्सिमल, जहां से ऑक्सीजन हो, उसका प्रॉक्सिमल वो काम कर रही है, वो ट्राई कर रही है कि फूड पार्टिकल आगे जाए। ऑक्सीजन है पार्शियल चाहे कंप्लीट हो, लेकिन वो अपना वर्क कर रही है, आपको एब्डोमेन में साउंड मिलेंगे। एडायनेमिक में कोई वर्क नहीं है, उसके मसल सारे पैरालाइज पड़े हुए हैं, कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही है, दैट इज एडायनेमिक। अब जो हमने डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात की, वो और उसको कहते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ मैकेनिकल, इसमें आप जो भी इंटेस्टाइन का लुमेन है, अब वॉल है, स्मॉल हो लार्ज हो, उसमें वॉल में कोई डिफेक्ट हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटसाइड द वॉल या फिर लुमेन में। तो अलग अलग एग्जांपल है किस किस में ऑब्स्ट्रक्शन होता है गट में, ठीक है। हम आउटसाइड वॉल की बात करें, हर्निया क्लास होगी, जब हर्निया इंग्वाइनल हर्निया हो गया, बाहर आता है वो, वहां से डीप रिंग से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, वहां से पाथवे रुक जाता है, दैट ऑब्स्ट्रक्शन। एडहेशन, आगे एग्जांपल देखेंगे, वल्वुलस इंटरसेप्शन। ये सारे 4 एग्जांपल ऐसे हैं, इसमें गट के लुमेन नॉर्मल है, गट की वॉल नॉर्मल है, मसल नॉर्मल, बट ये जो है वो गट के बाहर से कोई फोर्स है जो उनको ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। इन द वॉल में जो डिफेक्ट होता है, जो ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर है, क्रोन डिसीज है, एंड मेलिग्नेंसी। सारे वॉल में डिफेक्ट है, मेलिग्नेंसी होगी वॉल से ही आएगी, मसल से आए या फिर सिरोजा मिकोजा जहां से भी आए। स्ट्रक्चर है वो वॉल पे ही स्ट्रक्चर बनेगी, और क्रोन डिसीज भी सेम है। थर्ड है लुमेन, इन द लुमेन, मतलब आपका आउटसाइड नॉर्मल है, वॉल नॉर्मल, लेकिन अंदर लुमेन कुछ फंसा हुआ है, जैसे गॉल स्टोन सकता है, राउंड वॉर्म हो सकता है, इंसिपिटेड फिकस मतलब हार्ड फिकल जो रेक्टम में फंस जाती है, या फिर म्यूकोनियम इलियस। ये है जो लुमेन के अंदर होने की वजह से मैकेनिकल ऑक्सीजन करवाता है, इसमें वॉल और आउटसाइड नॉर्मल होता है। अब इसमें एक दो डायग्राम देख लेते हैं, जैसे चारों को देख लो। हर्निएशन, कर्सर देखिएगा ना, ठीक है। हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया, आप गट बाहर आ गई, यहाँ से आपको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यहाँ से इनलेट है या आउटलेट है, इधर से आगे पास नहीं होगा, ठीक है। हर्निएशन में ये आउटसाइड वॉल, ये वॉल है, आउटसाइड से हो रहा है, सॉरी राइट क्या होगा, पॉइंटर, ठीक है, ये भी ठीक है। ये रहा एडेशन, जैसे 2 गट है, यहाँ पे इसमें एडेशन हो गया, वहां से किंकिंग हो गई, इसकी वजह से ये वॉल के बाहर है। सेम यहाँ पर वल्वुलस है,
सिग्मोइड वॉल्वुलस हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ऐसा सीन आता है उसको हम बोलते हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। और लार्ज गट में हो तो ये वॉल्वुलस हो जाता है। ये भी ट्विस्ट हो गया लेकिन ये आउटसाइड द वॉल हो गया सेम इंटरसेप्शन में। तो ये आपका आउटसाइड द वॉल जो एग्जांपल था वो। जैसे ये एडहेशन है, ये लेप्रोस्कोपिक फाइंडिंग है। ये आपका एब्डोमिनल वॉल है इंटीरियर, ये आपका गट है और यहाँ से कहीं एडहेशन हो गया। एडहेशन की वजह से ये ऊपर ये खींच रहा है, इस वजह से यहाँ पे किंक हो गई। देखिए किंक होने की वजह से ये मान लो इनलेट ये होगा, चाहे ये इनलेट होगा, जो भी हो, मतलब इधर से आ रहा होगा इधर से जा रहा होगा, बट ये यहाँ पर किंक होने की वजह से ये आपका ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आउटसाइड द वॉल ड्यू टू एडहेशन। और एडहेशन का एग्जांपल ये देखो, बैंड दिख रहा है, ये यहाँ से वॉल, ये ट्यूब लुमेन नॉर्मल है बट यहाँ से ये एडहेशन इसको खींच रही है, तो यहाँ से किंक हो गई है ये। तो यहाँ से जो भी पार्टिकल जाएगा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ये आउटसाइड द वॉल। ये इंटरसेप्शन है, ये एक वॉल है जो अंदर घुस गई है। ये एक और डायग्राम हो गया। ये वॉल्वुलस है, सिग्मोइड वॉल्वुलस। ये लार्ज गट है, सिग्मोइड है, जो यहाँ से ये ट्विस्ट हो जाती है और ये डायलेटेड हो जाता है। ये सारे आउटसाइड का ये रहा इन द वॉल। ये इलियम का स्पेसिमेन है और ये जो दिख रहा हो ये स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर, जो जैसे कोई भी अल्सर हो उसके बाद वो स्कारिंग बना लेता है, उस टाइप का। यहाँ पर अल्सर होता है फिर स्कारिंग से बनता है और ये स्ट्रक्चर बना लेता है। ये आपका म्यूकोसा नॉर्मल दिख रहा है, ये गट लुमेन दिख रही है अगर इसको वापस फोल्ड करोगे तो लेकिन ये है स्ट्रक्चर है जो वॉल की वजह से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। जो ये रहा गॉल स्टोन। कभी कभी गॉल स्टोन यहाँ पर डुडेनम से नेक्रोसिस हो गई, ये डुडेनम में चली जाती है और आगे जाके मोस्ट कॉमन यहाँ इलियोसिकल जंक्शन होता है या पाथे सबसे कम लुमेन छोटा होता है, तो यहाँ पर फंस जाती है। ये इनसाइड द लुमेन है, नॉट आउटसाइड द वॉल, नॉट इन द वॉल, ये इनसाइड द वॉल, ये ऑब्स्ट्रक्शन करवाती है। ये डायग्राम है आपके पास, इस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, फुट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मोस्ट कॉमन यहाँ इलियोसिकल जंक्शन पे ही कॉमन होता है। ये रहा इनसाइड द लुमेन का, ये है राउंड वॉर्म। ये जितना मैगी जैसा दिख रहा है ये सारा लुमेन में फंस जाता है और ये मैकेनिकल ऑप्शन करवाता है लुमेन के इनसाइड। ये यहाँ से इंसिजन देके यहाँ से निकाला सारा राउंड वॉर्म है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है और डायग्राम है आउटसाइड द वॉल, इन द वॉल और इनसाइड लुमेन जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं। मेलिग्नेंसी, ये भी इन द वॉल है। ये जो भी मेलिग्नेंसी का जो ग्रोथ है ये वॉल से ग्रोथ आ रहा है, तो ये इन द वॉल, ये वॉल से आके ग्रोथ करते हैं इनसाइड लुमेन और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं। लेकिन ये डिफेक्ट होता है वॉल का, वॉल से ही ये ग्रोथ आते हैं। अगला है कॉज ऑफ एडाइनमिक ऑब्स्ट्रक्शन। हमने मैकेनिकल में देखा डायनेमिक एंड एडाइनेमिक। इसको होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। कोई पेशेंट ऑपरेट करते हैं, एक दो दिन बाद इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस होता है या फिर गट मोटिलिटी नहीं होती, हम हैंडल करते हैं, या फिर सेप्सिस की वजह से या गट में एडिमा की वजह से वो मसल्स है वो पैरालिसिस में चली जाती है। ये एडाइनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है पैरालिटिक इलियस जो बोल सकते हैं वो है। इसमें कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, इसमें गट की मोटिलिटी ही नहीं होती। तो ये जो दो तीन कारण है इसकी वजह से ये सारे जो गट हैं मोटिलिटी नहीं आती है, पैरालिसिस में चली जाती है। That's why it's called paralytic ileus. पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हो सकता है, यूरेमिया, रेट्रोपेरिटोनियल हेमेटोमा, स्पाइनल इंजरी, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, इमेजिनेटिक इस्कीमिया। ये सब कभी कभी जैसे हम लोग क्लिनिकल वार्ड में बात करते हैं कि मेडिसिन से कॉल आता है या गायनी से कॉल आता है, हमने ऑपरेट किया है और गट डिस्टेंशन में है, एब्डोमिनल पास नहीं कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है करके। बट ये सब कॉज इसकी वजह से पैरालिटिक इलियस होता है। ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसमें हम कुछ इंटरवेंशन नहीं कर सकते। ये जो चीजें हैं ये जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आप वो रिजॉल्व करोगे, अपने आप गट मूवमेंट आएगी। यूरेमिया है रिजॉल्व करो। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है तो उसमें 2-3 दिन बाद अगर बाद में एडिमा, गट एडिमा कम होती है तो अपने आप वो मूवमेंट आ जाती है गट में। इसमें कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ये गट का पैरालिसिस सा होता है ये, इसलिए एडाइनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। टाइप ऑब्स्ट्रक्शन एक्यूट, क्रोनिक, एक्यूट और क्रोनिक एंड सब एक्यूट। ये टाइप आप पढ़ लो एग्जाम में लिखने से टॉपिक एक लाइन पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज यूजुअली ऑकर इन स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन विद सडन onset of severe colicky, central abdominal pain, distension and early vomiting and constipation। एक्यूट है तो सडन आएगा, ये जल्दी करते हैं, बस नाम रख लो, ये एक्यूट है, क्रोनिक है। Chronic obstruction usually seen in large bowel obstruction with lower abdominal colic and absolute constipation followed by distension।
ये सब नाम है बस, आगे इसमें ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है, ठीक है। एक्यूट एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन which start in large bowel with gradually involving small intestine. Large bowel में acute था, जो chronic है वो large bowel होता है। acute and chronic जब large bowel धीरे धीरे obstruction जाते जाते small में चला जाता है, that is acute and chronic obstruction, ठीक है। अब बात करते हैं साइट ऑब्स्ट्रक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। हम बात करते हैं स्मॉल गट और लार्ज गट। स्मॉल गट में दो भी प्रॉक्सिमल गट है, प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल जो होता है ड्यूडेनम एंड जेजुनम, डिस्टल स्मॉल बाउल इलियम, एंटायर इलियम आ गया, और लार्ज बाउल में सिकम, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। इसमें क्या क्या मैकेनिकल कॉज हो सकता है जो ऑब्स्ट्रक्शन करवाते हैं, जैसे कोंजेनाइटल, कोंजेनाइटल मतलब ड्यूडेनल एट्रेसिया हो गया, जो जेजुनल एट्रेसिया हो गया, इसमें आप इंडिविजुअल टॉपिक ये पढ़ेंगे अभी, ये कोंजेनिटल कॉज हो गया। लाइपोमा, कोई मेजेंटिक लाइपोमा है या टेट्रोपेटल लाइपोमा जो भी है, जो आउटसाइड ल्यूमेन्स को प्रेस करेगा, तो आउटसाइड ल्यूमेन जो बात किए हैं आउटसाइड द वॉल वो एडिशन कराएगा। मेलिग्नेंसी है इन द वॉल वाली बात हुई थी, जो बेड एंड एडिशन है, ये सब है जो प्रॉक्सिमल बाउल ड्यूडेनम जेजुनम में कॉज करते हैं। इलियम में क्या क्या हो सकता है, टीबी, ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें बताया ट्यूबरकुलस जो अल्सर होता है डिस्टल इलियम में होता है और उसके बाद ही स्ट्रक्चर होता है, तो वो डिस्टल इलियम पे ही होता है, बाकी जेजुनम डेजुनम में फीचर्स नहीं आते उसके। हर्निया है, हर्निया आपकी इंग्वाइनल हर्निया जैसे कॉमन हो गया, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ही जाती है, क्योंकि ड्यूडेनम हमारा रेट्रोपेरिटोनियल है, इंटरपेरिटोनियल तो है नहीं, जेजुनम भी शॉर्ट लेंथ होता है, इलियम इतना लेंथ नहीं होता है। जो हर्निया हो गया, बात करें इंग्वाइनल हर्निया बात करें या फिर इंसिजनल हर्निया की बात करें, इसमें इलियम जो मेन कंटेंट है वही ऑब्स्ट्रक्ट होती है जाके। मैग्नेंसी इसमें भी हो सकती है। राउंड वॉर्म, अब कोंजेनिटल, ये जो है वो इलियम के डिजीज हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं। लार्ज बाउल क्या होगा, वल्वलस, जैसे हम फोटो दिखाया था अभी सिग्मॉइड वल्वलस का, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्ट करेगा लार्ज बाउल को भी। कोंजेनिटल मेगाकोलोन, ये इनोरेक्टल मालफॉर्मेशन और बैंड, ये है जो लार्ज बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज हैं। और ये सारी चीजें तुम्हारा अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा और अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, जैसे कोंजेनिटल मेगाकोलोन, इनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, वल्वलस, ये सब शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन में अलग से आएगा। कोंजेनिटल ये रटने वाली बात है, देख लो कोंजेनिटल में क्या क्या हो सकता है, इनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, कोंजेनिटल मेगाकोलोन, एडहेशन, ड्यूडेनल एट्रेसिया, इलियल एट्रेसिया, मालन्यूट्रिशन, ये सब कोंजेनिटल कॉज है। एक्वायर्ड मतलब जो पहले से ना बाद में किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से प्रोड्यूस होता हो। हर्निया है सबसे मोस्ट कॉमन। एडहेशन एंड हर्निया ये सबसे ज्यादा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है, 40 to 60% ये कॉज कराते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव हमने एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात की, जो पैलेटिक इलियस है, इंडोसल्फान, गॉलस्टोन, राउंड वॉर्म, मैग्नेंसी एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे एक्वायर्ड हैं। तो ये बस बुक में दिया होता है, आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको किसी बुक में, ये आपको एक कॉलम बना के लिख दो एग्जाम में, लुक नाइस, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी, इसमें होता क्या है ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, ऐसा क्या डिजीज गट में होती है जो प्रॉब्लम करती है बॉडी में, ठीक है। चेंज प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ट्यूब है कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उसके प्रॉक्सिमल क्या चेंज आएगा, एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या चेंज आएगा, उसके डिस्टल क्या आएगा, ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, अब क्या करें, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस। नॉर्मल जो प्रॉक्सिमल वो अभी तुरंत ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, वो अपना काम करेगा ही, जब फूड पार्टिकल प्रॉक्सिमल गट में है उसको आगे ढकेलने की कोशिश करेगा तो अपना काम करेगा, ठीक है, नहीं जाएगा आगे वो। और जैसे बताया मैंने कि दरवाजे से सब बंदे को ढकेलना है आपको बाहर, अब बहुत भीड़ लग गई लेकिन ढकेल नहीं पा रहे हो, तो और क्या करो, और जोर से जोर लगाओगे, जल्दी जल्दी ढकेलो, यहाँ आग लगी है जैसा भी हो, ठीक है, तो क्या करोगे, इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, वैसे ही नहीं हो पाया आगे तो और विग्रस हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं ना ऑब्स्ट्रक्शन में बाउल साउंड काफी एग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि काफी ज्यादा वो वर्क करने लगता है। इसके बाद भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ नहीं होता है, फिर गट है जो समझो कि थक जाती है, पैरालिटिक स्टेज में आ जाती है, वो पैरालिटिक बंद हो जाता है, तो पैरालिटिक सीज हो जाता है, उसके बाद वो फ्लैसिड हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, और फिर जो कंटेन है वो आना चालू हो जाता है, जो फूड ऊपर से आ रहा है, फ्लूइड आ रहा है, एयर आ रहा है, वो सब इकट्ठा होने लगता है प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो पैरालाइज हो गई, अब कोई गट मूवमेंट नहीं कर रही है, अब फ्लैसिड हो गई, अब वो फुग्गे की तरफ फूलना चालू करेगा, ठीक है, तो वो बाउल वॉल डायलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल जो चेंज आती है वो होती हैं गट के ऑक्सीजन के वो, ठीक है। अभी जो डिस्टेंशन होता है, डायलेटेशन जो इसको बोलते हैं, डायलेटेशन ऑफ बाउल इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एंड फ्लूइड, ठीक है। एयर फ्लूइड लेवल जो हम बात करते हैं थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगे पहले, तो इसकी वजह से फ्लूइड और एयर की वजह से वो डिस्टेंशन होता है, डोमिनेंट डिस्टेंशन गट के लुमेन के अंदर। अब ये क्यों होता है, गैस कहां से आती है,
70% जो गैस है वो हम एयर सॉलो करते हैं, मतलब बात कर रहे हैं, कभी जम्हाई लिए या फिर यॉनिंग में आ जाती है, या फिर जब फूड पार्टिकल है, फूड तो खा ही रहे हैं, उसके अलावा एयर भी जाती है। तो 70% जो एयर गट में आ रही है, जो स्टमक से पास होती है, वो सॉलिड एयर होती है, ठीक है। 20% होते हैं जो डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड इनटू ल्यूमेन, जो डिफ्यूज ब्लड उसमें जाए। तीसरा होता है फ्रॉम डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड बैक्टीरियल एक्शन, मतलब जो भी हम फूड गाते हैं, जो हम जैसे होता है ना कि हम क्या बोलते हैं उसको, फार्ट करते हैं, ठीक है, वो भी गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और एक दो नाइट्रस गैसेस प्रोड्यूस होती है, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बैक्टीरियल एक्शन होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है, उसकी वजह से ये 3 कारण है जो उसमें गैस प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली अगर ऑक्सीजन ना हो, ये सारा एज ए फ्लैटर्स के थ्रू निकल आता है, बट ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो गट पे ही रह जाता है और एक्युमुलेशन और डाइजेशन करवाता है। अगला फ्लूइड कहाँ से आएगा? एक तो इंजेस्टेड फ्लूइड है, आप खाना खा रहे हैं और क्या बोलते हैं, पानी पी रहे हैं। दूसरा सलाइवा, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल कंटेंट 1.5 लीटर आपका गैस्ट्रिक कंटेंट आता है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है, बाइल सिक्रीशन है, वो सब कहाँ जाता है? सब डाइजेस्टिव एंजाइम में, सब फूड में जाते हैं और एंजाइम डाइजेस्ट होकर सब एनल के थ्रू निकल आते हैं। बट ऑब्स्ट्रक्शन में सारे एक पैरेसिस फ्लैशिड हो जाते हैं वॉल, इस वजह से सबका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है फूड का, सब एक्यूमुलेट होंगे, तो साथ साथ ये भी जितने सिक्रेशंस हैं सारे एक्यूमुलेट होंगे, तो फ्लूइड और एयर दोनों एक्यूमुलेट होते जाएंगे और डायलेटेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन, जो साइट ऑब्स्ट्रक्शन जहां ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, वो इंदुलुमेन हो, चाहे ट्विस्ट की वजह से हो, हर्निया ऑब्स्ट्रक्ट गई हो, या फिर बैंड हो गया हो, वहां क्या होता है, ठीक है, वहां पर इनिशियली वेनस रिटर्न इम्पेयर्ड, मतलब वो किंक हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वीनस रिटर्न नहीं आ पा रहा है। तो आपने जनरल सर्जरी पढ़ी होगी सारी ना, वो आपकी पैथोलॉजी में वीनस कंजेशन क्या होता है, हाइपरमिया क्या होता है, उस सब की चीजें आप दिमाग में रखिए, ठीक है। वेनस रिटर्न इम्पेयर्ड हुआ, फिर कंजेशन, इडिमा, बॉयल वॉल एंड टर्न पर्पल, ठीक है। जैसे हम डीवीटी क्लास हो गई क्या, मेडिसिन पढ़ो, जो डीवीटी होता है वहां ब्लॉकेज हो जाती है वेन्स, इधर डीप वेन में, फीमोरल वेन में, तो वेनस रिटर्न जो आता है वो नहीं आ पाता है, तो पैर में सूजन आ जाती है, ठीक है। सेम चीज इसमें समझ लो कि आप जो वेनस रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वहां पर ब्लड का एक्यूमुलेशन होते जा रहा है, बैक प्रेशर, वहां से कंजेशन होगा, फिर एडिमा बॉयल वॉल होगा, तो पर्पल हो जाता है वो, टर्न पर्पल, क्योंकि वो वीनस ब्लड है वो, ठीक है। उसके बाद और स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, एडिमा बढ़ता जाएगा, तो जो आर्टियल वेन्स में प्रेशर कम होता है, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 8 या 10 mmHg होता है शायद, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप कंफर्म कर लेना। जैसे आर्टियल में प्रेशर ज्यादा होती है 120 mmHg जो बात करते हैं, ठीक है, तो बाद में एडिमा इतना हो जाती है, स्वेलिंग इतनी हो जाती है लैटेशन की, वो आर्टेरियल सप्लाई को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो लेटर डिजोर्बलाइज द आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। अब आर्टेरियल सप्लाई हुआ तो जहां जहां ऑक्सीजन और शुगर नहीं जाएगा, वहां पर नेक्रोसिस होना चालू होगा, ठीक है, तो गैंग्रीन होना चालू हो जाएगा, तो आर्टरी सप्लाई रुक गया। उसके बाद लॉस ऑफ साइनेस, ब्लैकिश होगा, क्योंकि जैसे गैंग्रीन हो जाता है पैर में, देखा होगा कहीं भी आसपास जहां पर आर्टरी सप्लाई नहीं हो पाती, वहां ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ गट भी वैसी है, साइनेस खत्म हो जाएगी, ब्लैक किस हो जाएगी, पैरालिसिस खत्म, पैरासिटिक मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेटर ये गैंग्रीन बना लेगा, काला काला, ठीक है। अब गैंग्रीन बन गया, वहां पर नेक्रोसिस हो गई, वहां फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, वो परफोरेट कर जाएंगे गट। एक बार ब्लड परफेक्ट हो गया, फिर पेरिटोनाइटिस वाले जो जितने फीचर्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिन है, वो बाहर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएंगे, फिर पेरिटोनाइटिस हो जाता है। ये समझ लो कि साइट ऑफ के जो पैथोफिजियोलॉजी वो है, और समझ लो कॉम्प्लिकेशन भी है, ये जो गैंग्रीन, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस है, ये बात करते हैं। ये जब होता है जब हम उसको, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम मैनेज नहीं करते हैं, तो पेशेंट आता है, पड़ा रहता है घर पे ही, गांव पे पड़ा रहता है, नहीं आता है, ये सब पेरिटोनाइटिस तक फीचर्स चले जाते हैं, ठीक है। ये स्लाइड डालना भूल गया, पहले हमने प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन की बात की, ये साइट ऑब्स्ट्रक्शन की बात की, और डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, नीचे कोई फ्लूइड नहीं जा रही है, एयर नहीं जा रही है, तो जो स्टैटिक मूवमेंट, वो गट तो नॉर्मल है ना, वो अपनी पैसिव मूवमेंट दिखाएगी, लेकिन अंदर कोई कुछ है नहीं, ना गैस है ना फ्लूइड है, तो वो कोलैप्स हो जाती है। गट की वॉल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, पैसिव मूवमेंट नॉर्मल, बट कोलैप्स रहती है वो, और कुछ नहीं आता उसमें, क्योंकि कंटेंट आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। अब एक बात की थी, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन, एक वर्ड आता है शॉर्ट नोट्स में आता है, क्या है ये? क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन विच 2 पॉइंट along the course of bowel are obstructed at the single location, thus forming a closed loop, ठीक है। एक साइड पे दो गट का दो साइड ब्लॉक हो गया, अभी डायग्राम दिखाएंगे समझ जाएंगे। यूजुअली दिस इज ड्यू टू एडहेशन, ए ट्विस्ट ऑफ द मेजेंट्री और इंटरनल हर्निएशन, ठीक है, ये रहा, ठीक है। कोई भी यहाँ मान लो ये हर्नियर साइट है, डिफेक्ट है,
या फिर ये बैंड एडिशन जो ट्विस्ट हो गया, तो ये गट का दो यहाँ से गट है, यहाँ से जा रही है, ये एक साइड है, ये एक साइड, दो साइड है, एक ही जगह ब्लॉक हो जा रही है। तो ये जो ब्लॉकेज है, यहाँ से जा नहीं रहे, इधर से आ नहीं रही है, तो ये जो साइड है ये क्लोज लूप सा बना लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ये स्मॉल गट पे ही बोलते हैं, अगर ये लार्ज गट में हो उसको वल्वुलस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी में कुछ हो गया, एडिशन हो गया, तो यहाँ से ये मेजोरिटी दिख रही है, ये ट्विस्ट हो गया, गोल घूम गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड, दो साइड गट का अलग अलग एक जगह ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, ठीक है। तो ये एक लूप बनाता है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इन द लार्ज बाउल इट इज नोन एज वल्वुलस, ठीक है, बता दिया मैंने। इन द स्मॉल बाउल इट इज सिंपली नोन एज स्मॉल बाउल क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड सप्लाई occurs either from the same mechanism which cause obstruction or by the twisted of the bowel on the mesentery। ये सिर्फ अलग से शॉर्ट नोट नहीं आएगा, बस ये डायग्राम याद रखो। क्लोज ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है, दो साइड पे एक ही जगह ब्लॉक हो जाए, इस वजह से ब्लड सप्लाई सारा रुक जाए। जो बाद में ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं जो, या फिर ये जो यहाँ से मेजेंट्री जाती है, जो वो ये दिख रहे हैं ना, ये मेजेंट्री ब्लड सप्लाई, वो इधर भी मेजेंट्री रहेगी, यहाँ से जाएगी, वो ट्विस्ट होके डायरेक्ट मैकुलर ऑब्स्ट्रक्शन करवाएगा। या फिर जो ये डिफेक्ट है, ये भी जब मान लो हर्निया है, ये कोई पेरिटोनियल डिफेक्ट जैसे मसल डिफेक्ट है, या फिर जो एपिनेरिसिस है, जैसे एक्सटर्नल एपिनेरिसिस या ट्रांसफर डिफेक्ट है, वहां से डिफेक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी, तो यहाँ पर ये गट की ब्लड सप्लाई ये रोकेगी, ठीक है। यही बात कर रहे हैं पहले इसमें लाइन पे, ठीक है। तो ये हो गया, हमने बात की ऑब्स्ट्रक्शन की, अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। लुमेन ऑन द लुमेन इन द वॉल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडायनामिक, डायनामिक, और जितने साइड और टाइम ऑब्स्ट्रक्शन हमने देख लिया, एक्यूट, क्रोनिक, ये सब टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। पहला जो सबसे पहला फीचर आएगा एब्डोमिनल पेन, ठीक है। कोलिकी पिन होगा, क्योंकि जैसे कोलिकी पिन बात करते हैं, कोलिकी पिन और कहाँ कहाँ बात करते हैं हम, एक होता है रिनल कोलिक, एक होता है बिलियरी कोलिक। रिनल कोलिक कब बोलते हैं, जब रिनल स्टोन यूरेटर में फंस जाता है, उसमें जो दर्द होता है उसको कोलिकी पेन बोलते हैं। या फिर जब गाल ब्लैडर बिलियरी कोलिक की बात करें, तो जो गॉल स्टोन है वो ट्रेवल करके सीबीडी में फंस जाती है, फिर वो बिलियरी कोलिक कराता है। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है, जो नॉर्मल यूरेटर की बात करें चाहे सीबीडी की बात करें, स्मूथ मसल है अपना कांटेक्ट करता है ताकि कंटेंट को बाइल या फिर यूरिन की बात करें वो आगे प्रोपेल करें, लेकिन उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो ज्यादा विग्रसली कांटेक्ट करने लगती है और वो कोलिकी पेन करता है। सेम चीज इसमें भी है कोलिकी। तो ऐसे जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पाज्म की वजह से जो पेन होता है ना, उसको हमेशा उसको कोलिकी पेन होता है। तो यहाँ भी है, अगर इनिशियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, गट काम करना चालू करेगी, नहीं होगा थोड़ा और विग्रस काम करेगी और विग्रस हो जाएगी, तो स्पाज्म में चली जाती है, उस समय इसमें कोलिकी पेन होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट सजेस्टिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पहले ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, बस जब हमने बात की ना, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, फिर कोलैप्सन हुआ, डायलेटेशन हुआ, गैंग्रीन हो गया, फिर परफोरेशन हो गया, वो सब लेटर स्टेज नहीं आया, सिर्फ सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें आपको सिंपल इंटरमीडिएट कोलिकी पेन होगी, मतलब थोड़ा सा काम करेगा, दर्द हो गया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर और थोड़ा सा काम करेगा गट आगे प्रोपेल करने के लिए, फिर ऐसे इंटरमीडिएट कोलिकी पेन होगा। वो समझ लो कि ऑब्स्ट्रक्शन है, सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव, सिंपल ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेज में है, ठीक है। लेटर कंटिन्यूअस एंड सीवियर दिस इज साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन में पेन लगातार आ रही है, सीवियर बहुत ज्यादा बढ़ गया, लगातार आ रही, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, दैट इज साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, यूजुअली सेंटर्ड ऑन द अम्बिलिकस और लोअर एब्डोमेन, ठीक है। जो एनाटॉमी हमने पढ़ा होगा, पेरीफेरी में सारा लार्जेस्ट रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मतलब ये सिकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स और सेंट्रल्स में सारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है या स्मॉल बावेल का जो पेन होता है वो सेंट्रल होता है, अम्बिलिकस के आसपास। जो लार्ज बाउल होता है उसका लोअर एब्डोमेन। मोस्ट ऑफ द लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो डिस्टल में होता है, मतलब सिग्मॉइड वल्वस हो गया, इंपेक्टेड स्टूल रेक्टम में हो गया, या कार्सिनोमा रेक्टम हो गया, तो इधर होता है, तो वहां पर लोअर साइड में आ जाती है एब्डोमेन के, तो लोअर एब्डोमेन पेन कॉमन है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये एब्डोमेन पेन आप लिखेंगे तो 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं भाई कि सिंपल में क्या होता है, स्ट्रैंगुलेशन में कैसा पेन होता है, और साइड क्या होता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में और लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। अगला है ओमिटिंग। ये बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मतलब याद करने लायक है, इंटरेस्टिंग है। जब आप इंटर्न बनेंगे, फील्ड में आएंगे, जो हमने बोलते हैं हिस्ट्री लीजिए, जो प्रैक्टिकल का मतलब बोलते हैं हिस्ट्री पूछा नहीं पूछा, ओमिटिंग के बारे में कैसा था, कितना था, कब आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है।
पहला पॉइंट है, जब मोर डिस्टल द ऑब्स्ट्रक्शन द लॉन्गर द इंटरवल बिटवीन द वन सेट ऑफ सिम्टम्स एंड अपीयरेंस ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, मोर डिस्टल मतलब कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में हो गई, रेक्टम में हो गई, या फिर सिग्मॉइड वोकाइड में हो गई। अरे तो उसमें जो फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा वो चालू कहाँ से होगा? प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो पहले डिसेंडिंग कोलन भरेगा, फिर ट्रांसवर्स कोलन भरेगा, फिर असेंडिंग कोलन भरेगा, फिर सीकम में भरेगा। फिर जैसे होता है ना कि भाई नहर चल रही है, नदी चल रही है, आपने तूने बांध बना दिया, तो पहले उधर से भरते 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 ऊपर भरेगा। ठीक है, तो ऊपर तो बहुत बाद में भरेगा ना। सेम चीज में होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, पहले भरेगा, फिर इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम आएगा, फिर जेजुनम, फिर डुडेनम से फिर उसमें स्टमक में जाएगा, फिर वोमिटिंग कराएगा। ठीक है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बहुत दिन से हो गया है, बहुत टाइम से हो गया, बट उसको वोमिटिंग आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए और एक बार वोमिटिंग हुए खाली हो गया तो फिर से धीरे 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 भरना चालू करेगा। इसलिए जो भी डिस्टल जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें जो वन सेट ऑफ वोमिटिंग काफी बाद में आती है, और इंटरवल बहुत लॉन्ग होता है। एक बार वोमिटिंग हुई तो दोबारा नहीं हुई, बाद में बहुत देर बाद हुई। ठीक है, मोर प्रॉक्सिमल द ऑब्स्ट्रक्शन मोर द फ्रीक्वेंसी, मतलब मोर प्रॉक्सिमल गट की बात करें, जैसे ड्यूडेनम या फिर जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, उसमें हमने फूड लिया, तुरंत आगे गया, या फिर डेली डे जो हमने गैस्ट्रिक कंटेंट है, पैंक्रियाटिक कंटेंट वो गया, तुरंत आगे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ पाएगा, तुरंत वापस वोमिटिंग आएगा। ठीक है, तो जितना प्रोक्सिमल आएगा उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लगातार सिक्रेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है, बाइल सिक्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, और गट सिक्रेशन हो रहा है, वो तुरंत ही ब्लॉक हो जा रहा है, आगे टाइम नहीं है उसको आगे जाने का। तो आगे ब्लॉकेज है, भरेगा तो वापस तुरंत से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तुरंत वोमिटिंग आते रहेगी। और इस टाइप के ऑब्स्ट्रक्शन में जो प्रॉक्सिमल है उसमें वोमिटिंग इज अर्लीस्ट फीचर्स। ठीक है, मैंने बता दिया प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम और जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तुरंत जो सिक्रेशन वोमिटिंग तुरंत आ रही, क्योंकि टाइम ही नहीं उसके पास, गया है तुरंत ही ब्लॉक हो गया, वापस आ गया। लार्ज गट में वोमिटिंग लेट फीचर्स था, क्योंकि जैसे बताया नीचे से भरता 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 ऊपर आएगा, तब जाके स्टमक में आएगा, तब जाके वोमिट करेगा वो। ठीक है, अगला पॉइंट, इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड नेचर ऑफ वोमिटर्स डिपेंड ऑन द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैंने बता दिया, जैसे वोमिटिंग में आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे, पूछेंगे भाई वोमिटिंग आया, वोमिटिंग में क्या पूछा, कितने बार वोमिटिंग आ रहा है, कंटेंट क्या आ रहा है, प्रोजेक्टाइल है कि नॉन प्रोजेक्टाइल है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इंटरवल अगर फ्रीक्वेंट आ रहा है, बार बार वोमिटिंग, तुरंत तुरंत अभी आया, थोड़ी बाद फिर आया, तो समझ जाओ कि ये प्रॉक्सिमल कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्यूडेनम या जेजुनम में, या फिर प्रॉक्सिमल इलियम में। ठीक है, इंटरवल अगर बहुत लॉन्ग है कि अभी उल्टी आया, फिर बाद में बहुत देर बाद आया, या कुछ देर में आया, समझ जाओ कि डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं लार्ज गट के बारे में। फ्रीक्वेंसी बता दिया। ठीक है, लगातार आ रही है, या तो प्रॉक्सिमल, फिर एक दो आ गई है फिर रुक गया है, तो वो डिस्टल होगा। नेचर ऑफ वोमिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो ड्यूडेनम प्रॉक्सिमल है, ड्यूडेनम में या जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, तो जो उसके प्रॉक्सिमल जो फ्लूइड कलेक्शन होगा, क्या क्या होगा? एक तो आप जो खाना खाए वो आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? बाइल आएगा। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर की जो बाइल होती है, यंबर येलो बाइल होती है, यंबर येलो टाइप से, या तो येलोइश तो ग्रीन होती है, बाइल तो ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन होता है, ये थोड़ा सा गोल्डन टाइप का। ठीक है, और पैंक्रियाटिक आएगा, तो यही है। उसके बाद तुरंत ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, उसमें जो वोमिटस आएगा आपको दिखेगा कि यंबर मतलब बिलियस कंटेंट दिखेगा, या फिर जो स्टमक के कंटेंट है वो दिखेगा। तो आप मतलब एक आइडिया लगा सकते हो कि पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इलियम की, अगर इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर क्या होता है? फूड है वो ड्यूडेनम में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ वहां पर डाइजेशन में मिलेंगे उसको स्टमक में, कुछ ड्यूडेनम में मिलेंगे, कुछ जेजुनम में मिलेंगे, और इलियम में आते आते काफी डाइजेस्टिव जब मिलके डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है, उसमें जो बाइल मिल चुका था, जो उसका जो कंटेंट होता है ना, एकदम थिक बाइल ग्रीन रहता है, वो ग्रीनिश थिक रहता है, उसमें गोल्डन कलर या शाइनिंग वाइनिंग नहीं रहती, जो गॉल ब्लैडर या सीबीडी जो बाइल आता है उसमें होती है। ठीक है, तो हमको समझ में आया, आप फील्ड में आएंगे या फिर कोई वार्ड में आएंगे तो अलग से समझ में आता है, वो एकदम थिक ग्रीनिश आता है वो कंटेंट। तो उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इलियम में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। अब बात करें डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन की, मतलब गट में, लार्ज गट में, तो लार्ज गट में क्या होता है? जब सारे फूड असेंडिंग कोलन में चले जाते हैं, वहां से लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वहां से लिक्विड एब्जॉर्ब होता है, तो जैसे ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन जाता है, वो हार्ड स्टूल बना, हार्डनेस बढ़ती जाती है उसकी, और कलर क्या होता है? येलोइश हो जाता होता है, जो पुट्टी करते हैं येलो कलर होता है, सुकुलेंट होता है। तो अगर लार्ज वॉल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो धीरे धीरे बैक प्रेशर मारेगी, और जैसे हम बताया कि लार्ज गट से स्मॉल गट में जाएगी, वहां से ड्यूडेनम में जाएगी, वहां से स्टमक में जाएगी, वहां से वोमिटिंग आएगा। तो जो लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, खासकर डिस्टल सिग्मॉइड, रेक्टम या डिसेंडिंग कोलन का, उसमें फ्यूकुलेंट टाइप का जो वोमिटिंग आता है वो फ्यूकुलेंट होता है, मतलब येलोइश आएगा और बहुत फ्यूकुलेंट का बदबू आती है ना, वो आएगी।
ठीक है, अगर वो आ रही है, येलोइश आ रही है, फ्लूइड, आप समझ जाओ कि भाई वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डिस्टल कहीं न कहीं कोलोन के साइड पे है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब डिस्टल इलियम होता है वहां पास ग्रीन कलर रहता है, वहां पास वो येलोइश नहीं आता। जो बिलिरुबिन की बात करते हैं जो टूटता है, वो सब चीजें फिजियोलॉजी आप जानते हैं सारे, क्यों येलोइश हो जाता है स्टूल। साइड पर पता चाहिए कि लार्ज गट में ही येलो होता है, ठीक है। अब जो मेन फीचर डिस्टेंशन लेके आता है, जो पेशेंट आता है भाई पेट फूल गया, ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत बोलता हूँ, सॉरी, इसमें भी है कि डिस्टेंशन कैसा है। डिस्टेंशन होगा ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है, कहाँ-कहाँ कैसा डिस्टेंशन हिसाब से हम डायग्नोसिस बनाएं कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। इट इज एब्सेंट और मिनिमल इन केस ऑफ जेजुनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जब हम 6 मीटर गट की बात करते हैं, पूरा रेक्टम से लेके 6 मीटर है, मेन पार्ट इलियम होता है, लार्ज गट होता है, ठीक है। अब ब्लॉकेज डोडेनम या जेजुनम में हो गया, ठीक है, तो अपना कहाँ पास होता है, एपिगेशियम के आसपास होता है, ठीक है। उसके पहले स्टमक होता है, तो आपको अपर एब्डोमेन थोड़ा सा एपिगेस्टियम में डायलेटेशन मिलेगा, लेकिन उसके जो डिस्टल है, मैंने बताया कि जो पैथोफिजियोलॉजी में डिस्टल टू ऑब्स्ट्रक्शन वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब पूरा एंटायर इलियम, जेजुनम और कोलोन है वो सारी कोलैप्स रहेगी। ऐसे में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा मिनिमल, मतलब आपको सिर्फ एपिगेस्टियम में दिखेगा, जो स्टमक ही डायलेटेड मिलेगी आपको, ठीक है, या फिर वो भी ना मिले, क्योंकि वो वोमिटिंग कर देता है। जैसे बताया ना कि प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन में फ्रीक्वेंसी ऑफ वोमिटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे स्टमक कंटेंट भरेगा वोमिट कर देगा, तो आपको शायद डिस्टेंशन मिले भी ना, या मिले तो मिनिमम ही मिलेगी, वो भी एपिगेस्टियम में, ठीक है। बाकी डिस्टल सारा कोलैप्स है गट, तो कोई भी डोमेन में डिस्टेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियस विथ विजिबल पेरिस्टाल्सिस सेंट्रल इन इलियर ऑब्स्ट्रक्शन। इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो मैंने बताया स्मॉल गट, जैसे इमेजिन करो जो हमने डायग्राम बनाते हैं एब्डोमेन का, कि सेंट्रल में स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं और पेरिफेरी में सारा लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर ऑप्शन होगा तो सेंट्रली जो डिस्टेंशन सेंट्रलाइज दिखेगा, और कभी-कभी अगर पतला दुबला पेशेंट है, बहुत कैचेक्सी या फैट नहीं है, उसमें आपको गट लूप्स दिख सकते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है इट इनॉर्मस इन लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल गट की डायमीटर बहुत कम होती है, मतलब हम मानते हैं अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डायलेटेशन बोलते हैं। लेकिन लार्ज गट में मोर देन 5 सेंटीमीटर, मोर देन, अगर हम डिस्टल और असेंडिंग की बात करें तो मोर देन 9 सेंटीमीटर अगर डायलेटेड है तभी हम उसको डायलेटेशन बोलते हैं। सो मतलब 9, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है लार्ज गट के पास, तो उसमें जो ऑप्शन होगी, पहले तो वो फ्लैशिड होकर डायलेटेशन होगी ना, इतना ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है कि तो इनॉर्मस बहुत ज्यादा बड़ा एब्डोमेन दिखेगा, और इसमें जो डिस्टेंशन है आपको दिखेगा पेरिफेरी में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सब पेरिफेरी में प्लेस होती है। असेंडिंग कोलोन राइट साइड हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन ऊपर हो गया, डिसेंडिंग कोलोन लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन जब भरते भरते स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व कर लेगी तो पूरा सेंट्रलाइज ये भी दिखेगा जब स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा तो, ठीक है। ये देखो, ये एपिगेस्टियम हो या डिस्टल हो, ये जो डिस्टेंशन है सेंट्रलाइज है। ये अम्बिलिकस बाहर आ गया, देखो एक्सट्रोवर्ट इन्वर्टेड से बाहर क्या बोलते हैं, रिवर्टेड आ गया, ठीक है। तो ये स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन जब लार्ज गट, सिर्फ लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपको यहाँ दिखेगी, ये यहाँ से असेंडिंग कोलोन या ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो आपको शुरुआत में ये वाली जो डायलेटेशन है, यहाँ देखो, यहाँ कोई डायलेटेशन नहीं गिरी, यहाँ पर एपिगेस्टियम दबा हुआ है, ठीक है। ये अगर ट्रांसफर डायरेक्ट होगा तो यहाँ पर भी डिस्टेंशन आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। इधर सेंट्रलाइज बाद में आएगा, ये सेंट्रलाइज है, मतलब ये स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। तो जस्ट एक डायग्राम है कि डिस्टेंशन ऐसा दिखता है, ठीक है। अगला है कॉन्स्टिपेशन, मतलब फेलियर टू पास फ्लेटस और फिकल थ्रू द रेक्टम इज इंपॉर्टेंट सिम्पटम ऑफ बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब मेडिकल ऑप्शन हो गया, कुछ जा ही नहीं रहा आगे, ठीक है, ना फ्लूइड ना फूड, तो आगे स्टूल ही नहीं बनेगा, स्टूल नहीं बनेगा तो आगे स्टूल पास नहीं करेगा, और स्टूल में अगर ब्रेडकल एक्शन नहीं आएगा तो फ्लेटस भी नहीं बनेगा। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कंप्लीट, अगर बॉल रेक्टम में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ना फ्लेटस पास होगा ना फिकस पास होगा, ठीक है। इट में बी क्लासिफाइड एज एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये टाइप है, इसमें कुछ समझ नहीं है। अगला तो ठीक है कॉन्स्टिपेशन। अगला क्लिनिकल फीचर्स क्या आएगा, डिहाइड्रेशन। जो पेशेंट आते हैं कॉन्स्टिपेशन, उसको डिहाइड्रेट, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। अब ये होता क्यों है, डिहाइड्रेशन मतलब फ्लूइड कहाँ लॉस होता है, इसमें है डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब पहले गट नॉर्मल थी, ऑब्स्ट्रक्शन आया, पहले वो पैलेस हो गई, फिर वीनस कंजेशन आ गया, फिर गैंग्रीन हो गई, तो इस चक्कर में उसका जो नॉर्मल फंक्शन है गट का, म्यूकोजा का, वो लॉस हो जाता है। तो वहां पे जो ऑब्जॉर्व करते हैं, इतना हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सारा एब्जॉर्ब ही होता है गट से ही है, वो एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब पानी गट पे रह ही जाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। वैसे ही डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, आपको पर डे
जितने फ्लूइड इनटेक की जरूरत है वो नहीं लेता, क्यों? abdominal डिस्टेंशन है, डिस्कम्फर्ट है, फैटिग आ जाती है, तो वो आदमी का खाने पीने का मन नहीं करता है, वो बीमार रहता है, जिस प्रकार से लेमन भाषा में बात करें तो डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, लॉस ऑफ फ्लूइड बाय वोमिटिंग, ऑब्स्ट्रक्शन में बार वोमिटिंग करे, वहां से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इनटू बॉवेल लुमेन, कुछ जो बॉवेल का है वहां से बॉल है, वहां से बॉल में फ्लूइड चला जाता है, सारे लीड टू सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। वोमिटिंग वजह से जो भी बाइल भी वोमिट कर जाता है, जो भी पोटेशियम लॉस, क्लोराइड लॉस, तो हाइपोक्लेमिक एसिडोसिस, ये सब एल्कलोसिस होता है, ठीक है। ये सब रीजन है फ्लूइड लॉस के बॉडी में, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। पहचानोगे कैसे डिहाइड्रेशन होता है? जो आपने नॉर्मल मेडिसिन सर्जरी में क्लास की होगी, ड्राई स्किन होगा, ड्राई टंग होगा, श्रंकन आईज होगी, पुअर वेनस फीलिंग होगी, ओलिगोरिया, और ये और अगर सेप्सिस वगैरह में जाता है तो रीनल फेलियर, ठीक है। ये फीचर्स हैं जो डिहाइड्रेशन के साइन हैं यहाँ तक। उसके बाद नहीं हो पाएगा तो फाइनली रीनल फेलियर में चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। बॉयल साउंड की बात करें, ठीक है। पहले तो मैंने बताया, जैसे हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी, उसमें बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर इनकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बनेगी, फिर और विग्रस होगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल अगर वर्क करता है, जो गट होलो लुमेन है, वहां से गैस और फ्लूइड पास होती है तो गरगलिंग साउंड आती है। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बहुत ज्यादा काम करेगा, बहुत ज्यादा वर्क करेगा, वो और जो साउंड है बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी और साउंड का वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बॉयल साउंड इंक्रीज साउंड मिलता है। आप साउंड सुनेंगे तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा गड़गड़ जैसे लगातार आ रही है, बहुत ज्यादा साउंड आ रही है, ठीक है। तो दे आर इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्शन, हाई पिच मेटालिक साउंड आएंगे, ठीक है। वंस फैटिग ऑकर और गैंग्रीन डेवलप, बॉयल साउंड नॉट हर्ट, इसको बोलते हैं साइलेंट एब्डोमेन। मतलब जो हमने पैथोलॉजी में बात की कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फिर विनस कंजेशन हो गया, फिर आर्टेरियल सप्लाई रुक गई, गैंग्रीन हो गई, इसमें बाउल फ्लैशिड हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो जब काम नहीं करेगा, आगे कोई फ्लूइड इधर उधर नहीं होगा तो आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है। तो फैटिग में कोई साउंड नहीं है, हार्ट बाउल साउंड एब्सेंट होता है। अगर बाउल साउंड एब्सेंट है तो समझ जाओ कि ऑब्स्ट्रक्शन है वो स्ट्रैंगुलेशन पे जा चुका है, वरना सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन में सिर्फ बाउल साउंड हाई मिलती है, वो डायग्नोस्टिक है, वो कि इनकी बाउल साउंड इज साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर बाउल साउंड नहीं आ रहे हैं तो गैंग्रीन में जा रहा है पेशेंट, ठीक है। एब्डोमिनल टेंडरनेस, वैसे तो सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई टेंडरनेस नहीं होती, क्योंकि वहां सेप्सिस और ये सब बातें नहीं आती। जब बॉयल साउंड स्टिमुलेशन चला जाता है, सेप्सिस आ जाती है, परफोरेशन, पेरिटोनिटिस सब फीचर्स आ, तब ये टेंडरनेस आती है। इनिशियली लोकलाइज्ड बट लेटर बिकम डिफ्यूज, मतलब जहां स्टिमुलेशन होता है वहां पर पेन होगा तो लोकलाइज होगा, बाद में परफोरेशन वगैरह हो जाएगा, पेरिटोनिटिस हो जाएगा, वो डिफ्यूज टेंडरनेस में आ जाएगी, ठीक है। रिबाउंड टेंडरनेस गार्डिंग नॉट प्रेजेंट इन सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे बताया कोई पेरिटोनिटिस साइन नहीं होता, सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है, गट डायनेमिक है, काम कर रही है, सिर्फ डायलेटेशन है, कोई और डिफेक्ट नहीं है, तो टेंडरनेस नहीं आता, क्योंकि इसमें पेरिटोनिटिस के साइन नहीं होते हैं। लेकिन जब स्टिमुलेशन हो गया, परफोरेशन हो गया, तब ये रिबाउंड टेंडरनेस और गार्डिंग, ये दो फीचर्स हैं, वो पेरिटोनिटिस के साइन है। वो लेटर सिंपल ऑप्शन नहीं आके जब परफेक्ट कर जाएगी, स्टिमुलेशन में आएगा, तभी वो आता है टेंडरनेस, ठीक है। ये फीचर्स ऑफ स्टिमुलेशन है। अगर कैसे पता चलेगा स्टिमुलेशन है? कंटिन्यूअस सीवियर पेन हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, पेशेंट शॉक में है, टेंडरनेस है, रिबाउंड है, सब आ रही है, तो समझ जाओ स्टिमुलेशन में है पेशेंट। गार्डिंग रिजिडिटी एंड एब्सेंट बाउल वाली बात कर चुके हैं हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री रेक्टल एग्जामिनेशन, जितना भी डोमेन की चीजें आते हैं आपको रेक्टल एग्जामिनेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका स्लो एम्प्टी, रेक्टल में रेक्टम एम्प्टी रहेगा, क्योंकि कुछ कंटेंट आ नहीं रहा, डायरेक्ट रेक्टम होगा, आपको एम्प्टी मिलेगा, रूमिंग मिलेगी आपको। आप उंगली करेंगे, आप लगेगा कोलेप्स म्यूकोजा नहीं है, आप म्यूकोजा आपके उंगली टच नहीं हो रही, थोड़ा सा रूम एयर टाइप से है, ठीक है। डायरेक्ट रेक्टम मिलेगा, ऑफन विद टेंडरनेस। अगर कोई पेरिटोनिटिस साइन है, अगर नीचे पेल्विस से कोई कलेक्शन है तो टेंडरनेस भी मिल सकती है आपको। इफ रेक्टल ग्रोथ इज द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इट मे बी पाल्पेबल। अपने पूरा डिजिटल कॉलम में भी अगर मैग्नेंसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपको ग्रोथ फील होगी। तो ये बहुत अच्छा मतलब क्लिनिकल फीचर है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन आपको करना ही करना है। जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे कि आपने क्या किया, तो ये बताना मत भूलें एब्डोमेन में कि हमने रेक्टल एग्जामिनेशन नहीं मतलब किया है करके। अगर नहीं बताओगे तो एग्जामिनर अलग से पूछेगा तुमने पीआर नहीं किया, और बोलोगे नहीं किया या कोई भूल गए तो फिर एक्सक्यूज नहीं है आपको, ठीक है। अदर फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, ये फीचर्स मतलब ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स नहीं है,
मतलब ये एज ए कॉम्प्लिकेशन है, बट लेटर स्टेज पेशेंट जो आते हैं, पेरीफेरी के पेशेंट जो इसी कंडीशन में ही आते हैं, तो इसमें भी ऐसे फीचर्स मिल सकते हैं। प्रॉक्सिमिया मतलब जो प्रॉक्सिमल में जो फूड है उसमें बैक्टीरियल एक्शन होगा, वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रस निकलेगा, तो वो टॉक्सिन में करवाएगा जो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस होगा, सेप्सिस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके बाद मल्टी ऑर्गन डिस्फेलियर एंड डेथ। ये आपने शॉक में ये सब में पढ़ा होगा, जो सेप्टिक शॉक में पढ़ा होगा, ये सब चीजें जो फीचर्स पढ़ा होगा ये सेम चीज इसमें आएगा। कोई फीचर आपको मिल सकता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आएगा, आप नहीं बता सकते। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। डायग्नोस्टिक है प्लेन एक्सरे, हम यहाँ कैजुअलिटी संभालते हैं, हम यूएसजी सीटी स्कैन नहीं करवाते हैं, बहुत बाद में जाकर कोई डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। डायग्नोसिस प्लेन एक्सरे में ही हो जाता है। इसमें होता है मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल। ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल मतलब क्या है, फ्लूइड भी दिखेगा, एयर लिखेगा, मतलब आप गिलास में आधा गिलास पानी डाल दो तो नीचे फ्लूइड है, ऊपर एयर है। ठीक है, तो एक आपको दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, वो हॉरिजॉन्टल ही रहती है। ठीक है, तो सेम चीज इसमें दिखेगी मल्टी फ्लूइड एयर लेवल में। अब मल्टीपल क्यों, एक दो क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मली 3 एयर फ्लूइड लेवल आर सीन, मतलब नॉर्मली एब्डोमेन का आप एक्सरे करवाओगे, इसमें 3 एयर फ्लूइड लेवल दिखते हैं। कहाँ कहाँ दिखता है, एक तो स्टमक में हो गया क्योंकि आपने खाना खाया, पानी पिया, और हमने कहा था ना 80% जो एयर आती है सॉलिड एयर होती है। ठीक है, तो स्टमक में ही पहले आएगी तो वो एयर फ्लूइड लेवल दिखाएगा। एक आप ड्यूडेनल में आ सकते हैं, क्योंकि शेप ऐसा है ड्यूडेनम में कि सी शेप होता है, तो ऊपर में एयर आपको एक एयर फ्लूइड लेवल दिखा सकती है। एक तीसरा आता है सिकम में। सिकम एक एयर फ्लूइड लेवल आता है, वो नॉर्मली गट में एब्डोमेन में आती है। ठीक है, अगर 3 से ज्यादा कहीं एयर फ्लूइड लेवल है तो दैट इज अ साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन प्लेन एक्सरे। ठीक है, इसके अलावा ये तो और भी जो रीजन हो, जैसे लार्ज बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, सिग्मॉइड वल्वुलस, ये भी रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन के। उसमें जो एक्सरे का फाइंडिंग्स आएंगी वो अलग आएंगी। लार्ज बावेल सो हॉस्टेशन, जो हॉस्टेशन होते हैं जो लार्ज गट में, वो आपको अलग से एक्सरे में भी दिखेगा। हम आगे भी एक दो एक्सरे दिखा रहा हूँ उसके बाद में। इलियम सो स्मूथ एंड कैरेक्टरलेस, जैसे हमने बात की कि हॉस्टेशन होता है लार्ज गट में दिखता है, बट स्मॉल गट में कोई ऐसा एक्सरे फीचर नहीं था भाई कि इसको बोल के दे दें कि ये एक्सरे सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन लार्ज गट की डायलेटेशन है। बट एक होता है कि हाँ सेंट्रलाइज होता है और लुमेन थोड़ा लार्ज गट से नॉर्मल होता है, जैसे आपको आगे दिखाते हैं एक्सरे। ये देखो, ठीक है, अब यहाँ फ्लूइड है, ये एयर है, एयर है इसलिए ब्लैक आ रही है, फ्लूइड व्हाइट है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 इतने सारे हैं। ठीक है, ये डायलेटेड लूप्स हैं। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जितने हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं ना, ये यही एयर फ्लूइड लेवल है मल्टीपल। ये टिपिकल फीचर है ऑब्स्ट्रक्शन का। इसमें एक वर्ड भी यूज करते हैं, स्टेप लैडर पैटर्न। ठीक, स्टेप लैडर मतलब सीढ़ी, ये हो गया, फिर अगला सीढ़ी, फिर अगला सीढ़ी। ठीक है, ये देख रहे हो ना, यहाँ फिर यहाँ, मतलब इस टाइप का आता है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये जैसे सीढ़ी होती है उस टाइप का आता है। आगे एक्सरे होगा तो उसमें दिखेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल, साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये देखो, ये डायलेटेड गट है, स्मॉल गट सेंट्रलाइज है, ऊपर एयर है इसलिए ऊपर आ गई है, फ्लूइड है नीचे हो गया। तो यहाँ एक दिख रही है, यहाँ एक दिख रही है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, स्टेप लैडर पैटर्न टाइप से दिख रहा है ये, यहाँ पास देखो। ठीक है, तो ये साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है एयर फ्लूइड लेवल। ये देखो लार्ज गट, अब दिख रहा हो ये पेरिफेरी में है, सेंट्रलाइज। देखो ये पहला वाला था, ये सेंट्रल में है। ठीक है, ये स्मॉल गट ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन जो लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन होती है यहाँ पर वो होता है डिस्टल होता है। देखो ये सिकम है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये रेक्टम है। सेंट्रल में ज्यादा कोई फीचर्स नहीं दिखे, सारा डिस्टल पेरिफेरी ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसमें जो ये दिख रहा है व्हाइट, ये हॉस्टेशन है गट का। ठीक है, ये टिपिकल लार्ज गट में ही दिखता है, स्मॉल गट में नहीं दिखता है। ये जो हॉस्टेशन व्हाइट दिख रहा है ना, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है, ये सेंट्रलाइज होगा, स्मूथ है, ये दिख रहा है लाइनिंग, ये स्मूथ है, इसमें कोई और टिपिकल साइन नहीं है, सेंट्रलाइज होगा। और ये पेरिफेरी होगा और ये हॉस्टेशन दिखेगा ये। ठीक है, ये लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा दिखेगा। यहाँ ये डायलेटेड है, ये मतलब यहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्रॉक्सिमल ये डायलेटेशन हो रही है। ये है सिग्मॉइड वल्वुलस। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो टिपिकल स्मॉल गट में स्मॉल बावेल में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो एयर फ्लूइड लेवल होता है, लेकिन इसमें एयर फ्लूइड नहीं होगा, लेकिन ये भी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। ये है टिपिकल इसमें वल्वुलस के लिए। ठीक है, ये सिग्मॉइड है, ये सिग्मॉइड ऐसा टर्न होकर यहाँ से ट्विस्ट हो गई है, तो ये वल्वुलस बना लिए, जो कॉफी बीन से बोलते हैं ना। ये मैं डायग्राम नहीं लाया हूँ कॉफी बीन का, पर तुमको पता है कॉफी बीन देखा होगा टीवी पे या फिर ऐसे देखा होगा।
ये है और बीच में जो लाइन होती है, ऐसा कॉफी बीन होता है ना, ये टिपिकल सिग्मॉइड वल्वुलस का साइन है ये। इधर भी हो सकता है, इधर से भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सरे साइन है सिग्मॉइड वल्वुलस का, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन का ही है, ठीक। ये देखो इस बार इस साइड आई है, ठीक है। इधर ये एक लुमेन है, ये एक लुमेन है और ये दो लुमेन है आपस में मर्ज कर गई है, ठीक है। तो ऐसे अगर लकी खिंचाता है क्या, कोई बात नहीं, ये ऐसे ऐसे आएगा, ओवल शेप में आएगा और बीच में एक लाइन है जो कॉफी बिन शेप में बोलते हैं, ठीक है। ये जो है साइन, इसमें देखो सेंट्रलाइज है, कोई हॉस्टेशन नहीं है, पेरीफेरी भी कोई, मतलब ये स्मॉल गट का डायलेटेशन है, बट इसमें कोई एयर फ्लूइड लेवल नहीं दिख रहा है स्मॉल गट में, ठीक है। तो ये स्मॉल जो एयर फ्लूइड लेवल उसी में आएगी जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट काम करती है ना, उसकी वजह से एयर फ्लूइड लेवल आता है कि आपस में एयर है जो मिक्स हो जाती है आगे डिस्टल पार्ट में, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एयर फ्लूइड नहीं, सिर्फ डायलेटेशन गैस दिख रही है, ठीक है। ये है पैरेटिकल इलियस, ठीक है। जो हमने बात की थी ना एयर डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की, मतलब कुछ एयर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब हमने बात की इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो भी फिकस और स्टूल आगे पास नहीं हो रही है, क्यों पास में मैकेनिकल अलग हो गया, एयर डायनेमिक अलग हो गया। तो ये एयर डायनेमिक का है पैरेटिकल इलियस का, जो कोई एयर फ्लूइड लेवल नहीं मिल रही, बस पैरालिसिस हो गई है गट में, तो फ्लैसिड होकर डायलेटेड हो गई है, ठीक है। अब रीजन हमने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, यूरेमिया हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स हो गए, ये सब दो तीन जो कारण है इसको जैसे पैरेटिकल इलियस है, वो एक्सरे ऐसा दिखता है, ठीक है। और क्या कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड, उसमें राइज इन वाइट सेल काउंट विल इंडिकेट एन इन्फेक्शन। सबको पता है पैथोजन पार्टिकल न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो गया मतलब कि वो टॉक्सिमिया जो बात किए थे कि फूड पार्टिकल है उसमें बैक्टीरियल नॉर्मल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो गई और वो सब टॉक्सिमिया स्टार्ट हो गया, ठीक है। नॉर्मल आर स्लाइट राइज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, सिंपल मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। हमने बात की थी अगर सिंपल रिसेंट ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है, बस वो ऑब्स्ट्रक्शन है और वो गट मूवमेंट कर रही है, और कहीं टॉक्सिमिया सेप्सिस वगैरह कुछ भी नहीं आया उसमें, आपको डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल मिलते हैं या थोड़ा बड़े हुए मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडरेट राइज इन डब्ल्यूबीसी मतलब स्टिमुलेशन आ गया, मतलब साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मास विनस कंजेशन हो गया, वहां पास गैंग्रीन हो गया, तो ये सब फीचर्स इन्फेक्शन के आने चालू होंगे मॉडरेट राइज। अगर वेरी हाई राइज इन डब्ल्यूबीसी काउंट है, समझो कि प्राइमरी मेजेंटिक वैस्कुलर ऑक्लूजन है, इसमें आपको डब्ल्यूबीसी काफी बड़े हुए मिलेंगे, लेकिन सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको नॉर्मल मिल सकता है, मिलेगा डब्ल्यूबीसी काउंट, ठीक है। ड्यूरियन इलेक्ट्रोलाइट्स आप बार बार वोमिटिंग कर रहे हैं, डायरिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो डिस्टल जो है वो तो गट नॉर्मल काम कर रही है, उसमें जो फ्लूइड है वो डायरिया करा सकते हैं इनिशियल फेज में, ठीक है। तो डिरेंजमेंट में भी सीन विद वोमिटिंग एंड डायरिया, वोमिटिंग हो रही है वहां से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, आपको फ्लूइड लॉस हो रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस हो रहा है, पैंक्रियाटिक कंटेंट लॉस हो रहा है, सब में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, वो सब लॉस होता है, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकती है, ठीक है। यूरिया सीरम यूरिया क्रिएटिनिन क्यों लॉस डिफेक्ट आएगा, डिहाइड्रेशन की वजह से, विल बी रिफ्लेक्ट इन रेज सीरम यूरिया एंड क्रिएटिन, डिहाइड्रेशन होगा, रीनल प्रेशर नहीं आएगा, आर्टियल प्रेशर, तो रीनल परफ्यूजन नहीं होगा, रीनल परफ्यूजन नहीं होगा तो फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन नहीं आएगा, और यूरिया फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में जाएगा, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, ठीक है। हाइपोकैलेमिया इज मोर इज कॉमन, ये एमसीक्यू में भी आता है कि हाइपोकैलेमिया होता है ऑब्स्ट्रक्शन में, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन खासकर उसमें मैकेनिज्म पढ़ लेना। अगला फीचर्स है बेरियम स्टडी, ठीक है। वैसे तो कॉमनली हम करवाते नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें आप बेरियम और पिलाओगे तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, बट ये कुछ चीजों में है जिसमें रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन जैसे लिखा हुआ है, आर रिकमेंडेड इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आज हुआ, ठीक हो गया, कल हो गया, फिट हो गया, मतलब हम ये सोच चलते हैं कि भाई कुछ डालेंगे वो आगे रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। उस केस में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम बेरियम स्टडी कराते हैं, लेकिन एक्यूट केस में इसमें बेरियम स्टडी नहीं कराएंगे, क्योंकि एक्यूट में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें आप बेरियम डालोगे तो और ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो, ठीक है। तो जो हमने बात की ना टाइप ऑफ एब्सोल्यूट ऑब्स्ट्रक्शन और रिलेटिव टाइप से, तो इसमें लगता है कि रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब ऑप्शन होता है फिर रिलीफ हो जाता है, फिर ऑप्शन होता है फिर रिलीफ हो जाता है, इसमें आप बेरियम स्टडी कराते हैं, और खासकर वर्ड है बेरियम मिल फॉलो थ्रू, ठीक है। बेरियम मिल फॉलो थ्रू मतलब आप बेरियम मिल पिला दिए, आपने फॉलो थ्रू करना, कुछ 15 मिनट में लिए, फिर 1 घंटे में लिए, क्योंकि हमने देखते हैं ना कि गैस्ट्रिक एम्प्टी टैंक कितना होता है, 2 से 3 घंटे होते हैं, 2-3 घंटे के बाद ही वो डिडेन में जाएगा, इसलिए 1 घंटे में, 2 घंटे में, 6 घंटे इस करके टाइमिंग होता है बेरियम, उसमें अलग जगह उससे पता चलता है कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। 1 बजे क्लास हो गई आपकी, नहीं है ना, ठीक है, 5-10 मिनट खत्म करके आखिरी आ रहा है, ठीक है। सिटी स्कैन
CT scan examination is particularly useful in patient with history of abdominal malignancy, in post-surgical patient, and in patient who have no history of abdominal surgery and patient with symptoms of bowel obstruction. मतलब bowel obstruction है, हमें कोई रीजन समझ नहीं आ रहा कि कॉज क्या हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो हम समझ सकते हैं एडहेशन बना होगा एब्डोमेन में, ठीक है। कोई स्टोन हर्निया है तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हम कॉज सस्पेक्ट कर सकते हैं। इंटोससेप्शन है तो उसका फीचर्स अलग आते हैं, ठीक है। और बल्वलस है तो आपको टिपिकल जो एक्सरे फाइंडिंग्स है या फिर डिस्टेंशन वो दिखेगा। लेकिन जब कोई कॉज नजर नहीं आ रहा है, वर्जिन एब्डोमेन है या एब्डोमेन कुछ हुआ ही नहीं है, उस केस में सीटी स्कैन इज इंपॉर्टेंट। सीटी स्कैन में आपको सब पता चल जाएगा क्या है ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, ठीक है। दिस गिव्स आइडिया बॉवेल वॉल स्ट्रैंगुलेशन है, वो सब इस्चीमिया है, मेजरिंग एडिमा है, सारा पता चल जाएगा जो कि सिंपल एक्सरे में पता नहीं चलता है। जी बेटर देन एक्सरे बट नॉट गुड एज सीटी, ठीक है। यूएसजी करवा सकते हैं बट गट को बस इतना ही बताएगा कि डायलिटेशन है और थोड़ा बहुत पेरिटोनियल कलेक्शन है, अगर पेरिटोनाइटिस का साइन है तो। और कोई भी चीजें ये नहीं बताएगा क्यों वजह से बैंड हो गया, कहीं इंटरनल हर्नियाज हो गया, ये यूएसजी में नहीं पता चलता है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन आप बात का ट्रीटमेंट की बात करते हैं। 3 मेन मेजर्स हैं, ठीक है। आपको फीचर्स क्यों आते हैं ऑब्स्ट्रक्शन में, डिस्टेंशन आ गया, वोमिटिंग आ गया, ठीक है। प्रॉक्सिमल सारा फ्लूइड और इफ्लक्स भर गया, फ्लूइड और एयर भर गया, तब क्या करोगे, उसको खाली करोगे। कैसे करोगे, जीआई ड्रेनेज, ठीक है। तो जितना भी कंटेंट है वो खाली करना पहला हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। हमने कहा था डिहाइड्रेशन होता है, फैटिग ये सब होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो हमारा टारगेट रहेगा कि अगला टारगेट है कि वो ठीक करें। तीसरा होता है कि जो मेन कॉज है रिलीफ ऑब्स्ट्रक्शन, यूजुअली सर्जिकल, मतलब जो मेन रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन का वो रिलीफ करें, ठीक है। उसके पहले ये 2 चीजें हम करते हैं, ठीक है। कि आया नहीं आया तुरंत ऑपरेशन नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन होती है, सिम्टम पेन है तो पेन रिलीफ देते हैं, डिस्टेंशन है तो राइस ट्यूब डालते हैं, तब जो भी कंटेंट वोमिटिंग आ रही है तो राइस ट्यूब से बाहर निकालेंगे, जो कंटेंट है तब डीआई ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। और जो भी इम्बैलेंस वो ठीक करेंगे। बाद में आता है साइट ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ करने की, ठीक है। तो पहला कंजर्वेटिव है, हर पेशेंट ऑपरेट नहीं होता है, हम कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं। तो उसमें क्या क्या है, नेजोगेस्ट्रिक एस्पिरेशन बाय राइस ट्यूब, आप राइस ट्यूब डाल दीजिए। अगर कोई भी कंटेंट स्टमक में होगा वो अल्टीमेटली स्टमक में ही आना है, सब धीरे धीरे ऊपर आते हुए, तो वो रिलीफ करेगा, पेशेंट को डिस्टेंशन कम होगा तो पेन कम होगा, कंजेशन कम होगा, ठीक है। वोमिटिंग नहीं आएगी, ठीक है। आई फ्लूइड डिहाइड्रेट है तो आपको आई फ्लूइड देना ही पड़ेगा। वॉल्यूम वेरीज डिपेंडिंग ऑन डिहाइड्रेशन, वो फर्क डिपेंड करता है पेशेंट आपके पास कब आ रहा है। जो अपने कॉन्शियस पेशेंट है हेल्थ के लिए वो तुरंत आएंगे, ये तो ओल्ड बाबा लोग जो गांव में रहते हैं वो तो जब मरेंगे बेड पकड़ लेते हैं तभी आते हैं, ठीक है। एनपीओ वैसे भी आपके सॉलिड एयर और फूड पार्टिकल ऑक्सीजन करवा रहे हैं और आप नहीं देंगे तो एनपीओ कराएंगे, ठीक है। यूरिन कैथेटर, क्योंकि डिहाइड्रेशन है, यूरिन आउटपुट ओलिगोरी हो जाता है, बाद रीनल फेलियर हो जाता है। यूरिन आउटपुट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर सेप्सिस पेशेंट है नापने के लिए। चेक टेम्परेचर एंड पल्स 2 आवरली, ये है जब स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा तो फीवर वेयर मैनेजमेंट करने के लिए। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन 8 आवरली। कोई रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसमें हो रहा है, ठीक हो जाता है, फिर ऑपरेशन से सब ज्यादा होता है पोस्ट ऑपरेटिव जो किंकिंग होती है ना एडहेशन की वजह से, इसकी वजह से होता है कि जैसे कोई पाइप है, पानी में पाइप में पानी डाल रहे हो, कहीं पास मुड़ गया, ठीक है, तो वहां से पानी रुक जाती है ना, लेकिन ज्यादा पानी प्रेशर आती है तो अपने आप सीधा हो जाता है वो, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कभी कभी कि किंक होते हैं, जैसे हमने एक डायग्राम दिखाया था कि जो बैंड है वो खींच रहा है एब्डोमेन को, किंक हो जाती है, तो थोड़ा बहुत फ्लूइड और ये फूड जा रही है, नहीं जा पा रहा ऑपरेशन आगे। लेकिन बहुत ज्यादा विग्रस अगर गट प्रॉक्सिमल गट वर्क कर रही है तो वो जैसे पानी पाइप तरह आगे चला जाता है, अचानक से रिलीफ हो जाता है और फिर वो किंक हो जाता है फिर। तो ऐसे केस में आपको एब्डोमिनल गर्थ नापना जरूरी होता है। एब्डोमिनल एग्जाम्पल मतलब गर्थ नाप लो कि भाई इतना था, इतना सेंटीमीटर था, 2 दिन 1 दिन बाद इतना हो गया, मतलब गर्थ कम हो रही है, मतलब कहने का रिलीफ हो रहा है पेशेंट को। गर्थ बढ़ रही है मतलब डिस्टेंशन बढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। कम हो रहा है तो आप कंजर्वेटिव मैनेज कर सकते हैं। अगर एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रहा है तो फिर कंजर्वेटिव मैनेज नहीं, उसके बाद डायग्नोसिस होनी चाहिए आपको कि क्यों है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनिशिएट अर्ली रिड्यूस बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसके पहले टॉक्सिमिया हो जाएगा, सेप्सिस हो, इस वजह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आप चालू करना पड़ेगा आपको। आप वेट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता गट के अंदर क्या फीचर्स है जब तक इन्वेस्टिगेशन ये सब नहीं आ जाता, बट आप उस सबका वेट नहीं कर सकते, आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Some cases will settle by using this conservative management, other need surgical intervention। कैसे कैसे बताया जैसे पैरालिटिक एरियास है, हालांकि उसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है मेडिकल, लेकिन वो भी ऐसे टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट कर लो, आप यूरेमिया वो करेक्ट कर लो, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है 2-3 दिन बाद जब एडिमा का गट एडिमा होगा तो अपने आप कंजर्वेटिव मैनेज हो जाते हैं। जो पोस्ट ऑपरेटिव की बात की, जो बैंड एडहेशन है, ठीक है,
थोड़ा सा किंक होता है ऑब्स्ट्रक्शन, पूरा कंप्लीट नहीं, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि किंकिंग हो रहा है, वो बैंड खींच रहा है किसी लोग को, तो थोड़ा बहुत ज्यादा आप खाना वाना खा लेंगे तो बहुत ज्यादा बोलस हो जाएगा, वो अचानक से ब्लॉक हो जाती है, तो हम उसको गट एनपीओ रखेंगे, नेजल जेट कंप्रेशन देंगे तो अमाउंट कम हो जाता है गट का, तो धीरे धीरे पास हो जाता है। तो ऐसे करके मतलब इस टाइप जो खासकर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में पेशेंट रिलीफ हो जाता है, जो एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन है वो, ठीक है। या फिर जो सिग्मॉइड वल्वुलस है, कभी कभी इसको कंजर्वेटिव रखेंगे, थोड़ा सा गैस पास होगा, हो सकता है अनट्विस्ट हो जाए, या पीआर करें, पीआर से कुछ फ्लेटस ट्यूब डाले तो ट्विस्टिंग अनट्विस्ट हो जाता है, तो वो रिलीफ हो जाता है। तो काफी कुछ जो कॉज हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन के रिलीफ हो जाते हैं, कुछ कॉज है जो रिलीफ नहीं होते, इसमें सर्जिकल आपको लेना ही पड़ेगा, बट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सबको देना है अगर डायग्नोसिस नहीं बना है तो, ठीक है। सर्जरी शुड बी डिलेड till resuscitation is complete unless sign of strangulation and evidence of closed loop obstruction, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि पहला टारगेट था जीआई खाली करना है उसको, जो फ्लूइड बैलेंस को करेक्ट करना है, ठीक है। तो आप रिसोसिएशन करेंगे, वेट करेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का, अनलेस कुछ स्ट्रक्चर के साइन ना आए। क्लोज ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें हमको पता है करना ही करना है, कुछ भी कर लो ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ नहीं हो, पेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आप रिलीफ करना ही करना है, आपको पता है तो सर्जरी करना ही पड़ेगा आपको, अगर साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन है तो उसमें आप रिसोसिएशन और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए नहीं रुक सकते, ठीक है। Cases that show reason for delay should be monitored continuously for 72 hours in the hope of spontaneous resolution, वही है exam adhesion with radiological finding but no pain, ये क्लिनिकल वाली है, बाकी थ्योरेटिकल आप पढ़ लेना और लिख लेना। ये इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, आप सर्जरी कब करोगे, तीसरा पॉइंट आ गया, हम सर्जरी कब कब करेंगे। फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, हमने कंजर्वेटिव किया, नहीं रिलीफ हो रहा है, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ता जा रहा है, वोमिटिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है। टेंडर आ गया, टेंडरनेस आ गई, मतलब कहने के स्टिमुलेशन और परफोरेशन पेरिटोनिटिस का साइन आ गया। इरिड्यूसिबल हर्निया है, आपको पता है हर्निया अलग से दिख रहा है, स्टिमुलेशन है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो स्टिमुलेशन। वर्जिन एब्डोमेन, वर्जिन एब्डोमेन मतलब कि बोलते हैं एब्डोमेन मैजिक बॉक्स, वर्जिन एब्डोमेन मतलब कि कोई कॉज नजर नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे ऑपरेशन हो गया तो आपको पता है एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, लेकिन एब्डोमेन कुछ भी नहीं हुआ है, ना कभी सर्जरी हुई, ना कोई डिसीज आया, ना कोई हर्निया हुआ, कुछ भी नहीं है, एकदम वर्जिन है, उसमें आपको समझ नहीं आता कॉज क्या है, तो उस केस में आपको एब्डोमेन खोल के देखना ही पड़ेगा, ओपन एंड सी, ठीक है। डायग्नोस्टिक लेप्रोटमी भी बोल सकते हो, जो भी आपको खोल के देखना ही पड़ेगा वो, ठीक है। इफ द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज अननोन, लेप्रोटमी असेसमेंट इज डायरेक्टेड टू, मतलब आपको पहले जैसे हिमाइड वायरस पता चल जाता है, हर्निया पता चल जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव में एडहेसिव है बैंड वो पता चल जाता है, बट बहुत सारी चीजें हैं वर्जिन एब्डोमेन जो पता नहीं चलती है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्यों एब्डोमेन खोलोगे आप, डायग्नोस्टिक लेप्रोटमी करोगे, कहाँ साइट ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, नेचर ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे कि भाई सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है कि स्ट्रैंगुलेटेड हो गया है कि गैंग्रीन हो गया है, ठीक है। और गट वायबिलिटी देखोगे, गट वायबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे हम डिसाइड करते हैं कि आगे करना क्या है गट का, ठीक है। If in doubt of viability, bowel is wrapped in hot pack for 10 minutes with increased oxygen and ये सब पीजी वाली बातें हो गई और प्रैक्टिकल बातें हो गई, ये सब आप लिख लो। बाकी वही है जब गट आपको लगता है गैंग्रीन है क्योंकि ट्विस्ट हो गया है, कुछ और हो गया, सप्लाई रुक गई है, कंजेशन हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइड ऑप्शन समझ में आ गया, बैंड है तो बैंड काट दिया, ट्विस्टिंग हो गया उसको अनट्विस्ट कर दिया, अब सप्लाई तो चालू हो जाएगी ना, थोड़ा सा गट पिंक से ब्लैकिश हो जाती है, अब उसमें दोबारा सप्लाई चालू होगी ब्लड की तो उसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा तो फिर से पिंक होगा, तो उसमें थोड़ा नहीं आ रही है तो 10 मिनट रोकेंगे, उसको हॉट पैक डालेंगे तो थोड़ा डायरेक्टेड होगा। ठंड में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, हॉट पैक डालोगे थोड़ा डायलेटेशन होगा तो थोड़ा सप्लाई बढ़ेगी, तो वो ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो वाइब्रेटरी आ जाती है, ठीक है। आपको मूवमेंट दिखना चालू हो जाएगा, गट में जो ब्लैकिश सा और पर्पल सा दिख रहा है वो पिंक होना चालू हो जाएगा, ठीक है। रिसेक्शन ऑफ नॉन वायबल गट शुड बी डन फॉलोड बाय स्टोमा, अगर इसके बाद भी सप्लाई नहीं आती है, ब्लैकिश रहता है, गैंग्रीन रहता है, तो आपको तो ब्लड गट काट के निकालना ही पड़ेगा, दैट इज रिसेक्शन। अगर अच्छी गट हेल्दी है तो एनास्मोसिस कर सकते हो, वरना बेस्ट ऑप्शन है स्टोमा बनाने की, ठीक है। Sometimes second local laparotomy is required in 24 hours multiple ischemia, ये आपके लायक नहीं, खत्म, ठीक है। ये हो गया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब जनरल ट्रीटमेंट, सर्जिकल क्या हमको देखना है। इसके अलावा आप आगे ये भी लिख सकते हैं, शायद मैं स्लाइड सेव नहीं हो पाई, बनाया तो था, जैसे अलग अलग हमने कॉज ढूंढा है ऑब्स्ट्रक्शन के, जैसे स्टिमुलेशन है, वल्वुलस है, वल्वुलस की अलग सर्जरी होगी, सिग्मोइडोप्लेक्सी होती है, या फिर जैसे ग्रोथ हो गया, कहीं सिग्मॉइड में ग्रोथ हो गया, रेक्टम में ग्रोथ हो गया, तो उसमें लेप्रोटमी करते हैं और क्या करते हैं, हार्ट में सर्जरी करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा मैलिग्नेंसी हो गई जो राइट साइड है, मतलब असेंडिंग कोलोन में है, उसमें हम राइट हेमिकोलेक्टमी करते हैं। अगर लेफ्ट कोलोन में है, लास्ट कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में हम लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी करते हैं, ठीक है।
कहीं कहीं गैंग्रीन हुई गट, उसको काट के रिसेक्शन ऑस्मोसिस करते हैं, ठीक है। ड्यूडेनल एट्रेसिया उसमें अलग सर्जरी होती है। तो हम जितने कॉज ऑफ हमने पढ़ा है, क्या बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, उसके अलग-अलग एक बस लाइन में कोई ये हो तो ये कर सकते हैं। मतलब कर्नल लेप्रोटॉमी सब में है, प्रोसीजर अलग-अलग डायग्नोसिस के अलग-अलग प्रोसीजर हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल सर्जिकल ऑब्स्ट्रक्शन का टॉपिक था। बाकी जितने हमने कॉज पढ़े सब में अलग-अलग टॉपिक पढ़ोगे आप, या पढ़ाया जा चुका हो या फिर एग्जाम में आएगा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, खत्म क्लास।